हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की इस वीडियो में हम लोग अगस्त फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जून लास्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया हुआ था। अभी जुलाई का हमारा पेंडिंग रह रहा है, इसको भी हम लोग धीरे धीरे पैरेलली लेकर चलते रहेंगे। एग्जाम से पहले सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करा दी जाएंगी। पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों को वीडियो वगैरह नहीं मिल पाया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया हूँ। सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगे एज इट इज़। जहाँ पर जो चीज़ें छोड़ी गई थी वहीं से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। जून का मैंने कंप्लीट कर दिया, जुलाई का भी कंटेंट लगभग रेडी है, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आरबीआई कहता वाली जो सीरीज है वो भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके भी वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। और इन सभी वीडियोज़ के जो पीडीएफ हैं वो हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। तो जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए अब ये बता दिया जाए कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर उन सारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग जो है इसके पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। रिपोर्ट नेम्ड एमएसएमई प्लस हैज़ रिसेंटली बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस संगठन द्वारा एमएसएमई प्लस नामक एक रिपोर्ट जारी की गई थी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल, ऑप्शन नंबर बी, सिडबी एंड ट्रांस यूनियन सिविल, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल इन दोनों ने मिलकर एमएसएमई प्लस नाम से एक रिपोर्ट रिलीज किया हुआ है। और ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है एमएसएमई प्लस नाम से, ये इस रिपोर्ट का 12वां एडिशन है, ठीक है ना, 12वां एडिशन है ये। और इसके अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान, इस रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान जो है फिनेंशियल ईयर 2020 की तुलना में 40% अधिक लोन दिया गया है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है एमएसएमई प्लस, इस रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में फिनेंशियल ईयर 2020 की तुलना में 40% अधिक लोन दिया गया है। कितना? 40% लोन अधिक दिया गया है, ठीक है ना, एमएसएमई के सेक्टर में। ठीक, और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के कारण ये इतना अधिक लोन दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बस इसका आंसर हम लोग को इतना ही जानना है कि ये जो एक रिपोर्ट है एमएसएमई प्लस हाल ही में जारी की गई और किसके द्वारा मिलकर जारी की गई, सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021, व्हाट इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। ठीक है ना, हाल ही के दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस आरंभ करने के लिए न्यूनतम सीमा क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। हिंदी नहीं समझ में आए, इंग्लिश देखना आप लोग, इंग्लिश से चीज़ें और आसानी से और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, थोड़ा डिटेल में इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में लोकसभा के द्वारा एक अमेंडमेंट बिल पास किया गया, ठीक है ना, लोकसभा के द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 को भी जो है पास कर दिया गया। 4 अप्रैल 2021, ये डेट याद रखो आप लोग, 4 अप्रैल 2021, ठीक है ना, 4 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इंसॉल्वेंसी अमेंडमेंट 2021 के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया गया था। मतलब कि 4 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति जी के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया था। जब कोई बिल और कोई विधेयक पास नहीं होता है और उससे पहले सरकार को उससे काम लेना होता है, तो सरकार क्या करती है कि राष्ट्रपति से अध्यादेश लगा देती है। ऐसा बोलती है सरकार राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति जो है एक अध्यादेश ला दे। अध्यादेश ला देने के बाद में, अध्यादेश आ जाने के बाद में वो एज इट इज उसी कानून की तरीके से काम करने लगती है। और बाद में जब संसद का सत्र वगैरह चलता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से इसे पास करा लिया जाता है। ठीक है ना, तो यही इसके पीछे की कहानी है। 4 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इंसॉल्वेंसी अमेंडमेंट 2021 के लिए अध्यादेश जारी किया था। इसी अध्यादेश को अब कानूनी रूप देने के लिए इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया है। और यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है इंसॉल्वेंसी, ठीक है ना, यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है इंसॉल्वेंसी। क्या होता है इंसॉल्वेंसी, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग हल्का सा समझते हुए चलते हैं। देखिए, इंसॉल्वेंसी का हिंदी में मतलब हो जाएगा दिवाला या दिवालियापन, ठीक है ना। क्या होता है दिवालियापन, ये सब क्या होता है? तो दिवालियापन एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई भी कंपनी या भी कोई व्यक्ति विशेष या भी कोई इंडिविजुअल्स अपने कर्ज का भुगतान करने में समर्थ हो जाता है, ठीक है ना, या फिर अपना कर्ज भुगतान नहीं कर पाते। दिवालियापन या दिवालापन एक ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में ना तो कोई व्यक्ति विशेष, कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी जो है जो कर्ज लिए रहती है उसका भुगतान नहीं कर सकती। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिवालियापन, जिसको कि इंग्लिश में इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। बैंकरप्सी की भी यहाँ पर बात हो रही है। बैंकरप्सी क्या होती है, पहले तो इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ लो, बाकी इस बिल के बारे में तुम लोग समझ लेंगे। बैंकरप्सी क्या होती है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है इसको भी हम लोग जानते हैं। तो जब कोई सक्षम न्यायालय
इस बात की कानूनी तौर पर घोषणा कर देता है कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति अब अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाएगा और लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उचित आदेश भी उसी न्यायालय के द्वारा दे दिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंक्रप्सी कहते हैं, ठीक ना। इंसॉल्वेंसी वो कंडीशन होती है जब आदमी कर्ज नहीं दे पाता है, कंपनी कर्ज देने की कंडीशन में नहीं होती है, लेकिन जब इसी बात को जब किसी न्यायालय के द्वारा, किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा कानूनी तौर पर ये घोषणा कर दी जाती है कि वो व्यक्ति, मतलब वो कंपनी या कोई व्यक्ति विशेष जो है वो अपने ऋणों का भुगतान अब नहीं कर पाएगा, तो जो भी उसके लेनदार हैं उसकी रक्षा करने के लिए उसी न्यायालय के द्वारा कुछ कानून बना दिया जाता है जिससे कि पैसे वगैरह जो हैं उनको मिल सकें, जो भी उनके लेनदार हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बैंक्रप्सी बोलते हैं, ठीक। तो ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी दोनों आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं तो एमएसएमईज के लिए 1 करोड़ रुपए तक के लिए वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे हम लोग प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस यानी कि PIRP के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, PIRP, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, इस नाम से हम लोग जानते हैं। और एमएसएमईज के लिए 1 करोड़ रुपए तक के लिए वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई, ठीक है ना। और 1 करोड़ रुपए का अमाउंट आप लोग ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा तो ये अमाउंट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और ये जो PIRP है इसी के माध्यम से एमएसएमईज को अपने लोन को पुनर्गठित करने का अवसर दिया जाएगा, ठीक है ना। उनकी देनदारियों को रिस्ट्रक्चर करने का एक मौका दिया जाएगा, जिससे कि वो जो उनकी देनदारियां हैं, जो उनका है उसको वो लोग जो है एक बार फिर से रिस्ट्रक्चर कर सकें, ठीक है ना। और इसमें सार्वजनिक तौर पर बोली नहीं लगाई जाएगी। जो प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है इसमें जो है सार्वजनिक तौर पर बोली नहीं लगाई जाएगी। इसकी जगह पर जो भी लेनदार होंगे, जो भी उसके निवेशक होंगे, उनके बीच में समझौते के माध्यम से कंपनी जो है ऋण का समाधान करेगी, ठीक है ना। मतलब कि जो भी निवेशक होंगे और जो भी लेनदार होंगे उनके बीच में समझौता किया जाएगा, समझौता कराया जाएगा, कोई खुली तौर पर बोली नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस यानी कि PIRP, ये लिखा हुआ है ना PIRP, फुल फॉर्म इसका आप लोगों को पता होना चाहिए, प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक ना। शुरू करने के लिए 2/3 लेनदारों का सहमत होना जरूरी है। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने लेनदारों, 2/3, ठीक ना, कितने लेनदारों का सहमत होना जरूरी होता है। तो प्री पैक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू करने के लिए 2/3 लेनदारों का सहमत, उनका एग्री होना जरूरी होता है, ठीक ना। और ये सारी बातें जो आप लोगों के यहाँ पर बताएगी, इसके पीछे का सोर्स इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस से ये सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है ना। जो कुछ भी बताया गया इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखना। ये 1 करोड़ का अमाउंट याद रखना, PIRP का फुल फॉर्म याद रखना, 2/3 लेनदारों का सहमत होना जरूरी होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड जो रहनी चाहिए थी वो आप लोगों को बता दिया गया, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो एक बार पीछे करो, देखो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, तो निर्मला सीतारमण जी हैं ये, और ये कर्नाटका से राज्यसभा सदस्य हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें अगर हम लोग, तो राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या बोला गया है। IIT Bombay along with Society for Innovation and Entrepreneurship has recently signed an MOU with which bank for financing startups। IIT बॉम्बे ने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में मिलकर हाल ही में स्टार्टअप्स के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंडियन बैंक, साइन और IIT बॉम्बे, इन तीनों ने एक MOU साइन किया हुआ है। साइन का मतलब क्या हो जाएगा, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इंडियन बैंक, साइन और IIT बॉम्बे ने एक MOU साइन किया हुआ है जिसके तहत स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों का नाम याद रखना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि IIT बॉम्बे नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, या फिर साइन नहीं दिया रहेगा, या फिर इंडियन बैंक नहीं दिया रहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। तो तीनों लोगों का नाम याद रखना, तीनों संस्थाओं का नाम याद रखना कि किसके किसके बीच में ये MOU साइन किया गया, क्यों साइन किया गया, ये आप लोगों को बता ही दिया गया। स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किया गया, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा और जानते हैं, इंडियन बैंक का एक लोन प्रोडक्ट है जिसका नाम है IND स्प्रिंग बोर्ड। मैं लिख रहा हूँ IND स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है ना। ये इंडियन बैंक का एक लोन प्रोडक्ट है
और इसी के तहत में ये फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन बैंक के द्वारा, ठीक है। और इंडियन बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, तो अगर किसी भी बैंक की बात होती है तो उसका हेडक्वार्टर, उसकी टैगलाइन, ठीक है ना, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए और मैं लगातार बताता भी आता रहता हूँ। तो यही चीज़ें यहाँ पर फिर भी हम लोग कर लेते हैं एक बार फिर से। इंडियन बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। पद्मजा चुंद्रू ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। योर ओन बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और अगर हम लोग इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन बैंक के बारे में मैंने बता दिया, बाकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेम द फीचर विच इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द एसबीआई ऑन इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म योनो एंड योनो लाइट टू रेस्ट्रिक्ट कस्टमर्स टू 1 यूज़र पर डिवाइस, ठीक है। योनो का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। उस सुविधा का नाम बताइए जिसे कि हाल ही में एसबीआई ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म योनो और योनो लाइट पर ग्राहकों को प्रति डिवाइस एक उपयोगकर्ता तक सीमित रखने के लिए लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा SIM बाइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ये नाम आप लोग याद रखना, SIM बाइंडिंग, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एसबीआई ने अभी योनो और योनो लाइट पर एक ऐसा फीचर लॉन्च किया हुआ है जिसकी सहायता से एक मोबाइल डिवाइस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से केवल एक ही यूज़र एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। और ये फीचर जो है वो डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए लॉन्च किया गया है। इस फीचर का नाम क्या है? SIM बाइंडिंग, ठीक। और ये जो फीचर है SIM बाइंडिंग, ये जो है 1 मोबाइल डिवाइस 1 यूज़र और 1 रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के सिद्धांत पर काम करेगा। मतलब कि इसका कौन से सिद्धांत पर ये काम करेगा ये फीचर SIM बाइंडिंग, इसको एक बार हम लोग फिर से सुनते हैं। 1 मोबाइल डिवाइस यानी कि एक ही मोबाइल डिवाइस पर 1 यूज़र, एक ही यूज़र लॉगिन कर सकता है विद 1 रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, एक मोबाइल डिवाइस पर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक ही यूज़र जो है लॉगिन कर सकता है। ये इसलिए किया गया जिससे कि जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं उसमें कमी आ सके। कुल मिलाकर ये आप लोगों को ये नाम याद रखना है, ठीक है ना। ये फीचर का क्या नाम है? तो इस फीचर का नाम है SIM बाइंडिंग। यहाँ पर SBI बाइंडिंग भी दिया गया तो कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, SIM बाइंडिंग होगा इस, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने पूछा था आप लोगों से योनो का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो योनो का फुल फॉर्म हो जाएगा यू ओनली नीड वन, ठीक है, यू ओनली नीड वन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और योनो को 2017 में, ठीक है ना, 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। योनो को 2017 में, ठीक है ना, अरुण जेटली जी जो उस समय के वित्त मंत्री हुआ करते थे, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। SBI की यहाँ पर बात हुई, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग चेयरपर्सन की बात करेंगे, चेयरमैन की बात करेंगे तो दिनेश कुमार खारा जी जो हैं इसके चेयरमैन हो जाएंगे। द बैंकर टू एवरी इंडियन इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और इस्टेब्लिशमेंट अगर ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 जुलाई 1955, ठीक है ना, 1955 ये SBI की इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगी, ठीक, 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट देखेंगे, As per the recent information released by the RBI, what is the total amount of unclaimed deposits of scheduled commercial banks? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में जारी सूचना के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रहित जमा राशियों की कुल राशि कितनी है, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा गया? एज पर द रिसेंट इन्फॉर्मेशन रिलीज बाय द RBI, व्हाट इज द टोटल अमाउंट अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना। तो इसके बाद मतलब दावा रहित जो कि अनक्लेम किया गया है, जिसका कोई क्लेम ही नहीं किया गया है, ठीक है, उस डिपॉजिट के बारे में पूछा गया है इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24,356 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 24,356 करोड़ रुपए, 24,356 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और ये डाटा जो है 31 जुलाई तक का है, ठीक है, 31 जुलाई तक का ये डाटा है। RBI ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसके अनुसार कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट जो है वो 24,356 करोड़ रुपए है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हाउ मच परफॉर्मेंस बेस्ड चैलेंज फंड हैज़ रिसेंटली बीन रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन टू 8 स्टेट्स फॉर द इंक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज़। 15वें वित्त आयोग के द्वारा हाल ही में 8 राज्यों को नए शहरों के इंक्यूबेशन के लिए कितने प्रदर्शन आधारित चैलेंजेस फंड की सिफारिश की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 8,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों की यहाँ पर बात हुई है, टोटल 8,000 करोड़ रुपए है, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द फर्स्ट डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म विच इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड UPI बेस्ड ऑटो पे फंक्शनैलिटी फॉर इट्स म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIPs। उस पहले डिजिटल निवेश मंच का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने म्यूचुअल फंड
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के लिए UPI आधारित ऑटो पे कार्य क्षमता पेश की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब फ़ोन पे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ़ोन पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और फ़ोन पे ऐसी फैसिलिटी लॉन्च करने वाला पहला डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है इंडिया का। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना क्वेश्चन पढ़ो और आंसर जानो, इससे ज़्यादा इन सारे क्वेश्चंस में कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं है। फ़ोन पे की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। समीर निगम इसके CEO हो जाएंगे। कौन? समीर निगम। ठीक ना, समीर निगम जी जो है उसके CEO हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन e-Rupee? हाल ही में प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान e-Rupee किसने लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा PM मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम e-Rupee लॉन्च किया हुआ था। इसका नाम आप लोग याद रखना, e-Rupee। ठीक है ना, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम e-Rupee लॉन्च किया गया है। देश की अपनी खुद की डिजिटल करेंसी के रूप में ये एक पहला स्टेप है। देश अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसी डायरेक्शन में ये उसका पहला स्टेप है ये। ठीक है ना, और e-Rupee के माध्यम से क्या किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ाएंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो e-Rupees के माध्यम से अनबैंक्ड सिटीजन के बीच में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसको कि हम लोग DBT बोलते हैं, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और फिनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, e-Rupees को NPCI के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कुछ दूसरे पार्टनर बैंकों के साथ में मिलकर UPI प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि e-Rupees को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हम लोग उस कंडीशन में आंसर लगाएंगे NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। उस कंडीशन में आंसर लगाएंगे कि e-Rupees को NPCI के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया। लेकिन सिर्फ NPCI ही नहीं, NPCI के साथ साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कुछ पार्टनर बैंकों ने मिलकर जो है इसे UPI प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया हुआ है। ठीक है ना, और ये e-Rupees इसका प्रोसेस क्या होगा, ये किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट किसी को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहेगी, ठीक है ना, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल्स को या किसी कंपनी को कोई भी किसी भी प्रकार का फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहेगी, तब वो QR कोड या SMS स्ट्रिंग के रूप में, ठीक है मैं लिख रहा हूँ, QR कोड या फिर SMS स्ट्रिंग के रूप में e-Rupee, ई-वाउचर या फिर ई-कूपन जो है वो बेनिफिशरीज के मोबाइल पर शेयर कर देगी। ठीक है ना, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट किसी को फिनेंशियल सपोर्ट करना चाहेगी तो वो या तो फिर QR कोड, ठीक है, या फिर SMS स्ट्रिंग के रूप में e-Rupee, ई-वाउचर जो है या फिर ई-कूपन हम लोग कह लें, वो बेनिफिशरी के मोबाइल पर शेयर कर देगी और बेनिफिशरीज को ये QR कोड, ये ई-वाउचर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर को दिखाना होगा। ठीक है, और फिर उसे जो है रिडीम किया जा सकेगा। जब यही QR कोड, ई-वाउचर जो है सर्विस प्रोवाइडर को दिखाया जाएगा बेनिफिशरीज के द्वारा, तो फिर इसे रिडीम किया जा सकेगा। ठीक है ना, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक, और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये QR कोड या ई-वाउचर उन्हीं मर्चेंट्स के द्वारा एक्सेप्ट होंगे जो कि e-Rupees को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पर फिजिकल किसी चीज़ की जरूरत नहीं, QR कोड दे दिया जाएगा आपको, इसको आप लोग जो है दिखाएंगे और उसके बाद में बेनिफिशरीज के द्वारा दिखाया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर को, जिसके बाद में फिर इसे रिडीम किया जा सकेगा। ठीक, और ये ई-वाउचर किसी स्पेसिफिक पर्पस जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सब्सिडी आदि के लिए ही क्रिएट किए जा सकेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किए जाएंगे तो इसे किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा और तुरंत कैश फॉर्म में भी नहीं निकाला जा सकेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जैसे मेरे लिए जो है एक ई-वाउचर क्रिएट किया गया तो मैं इसको आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, केवल और केवल इंडिविजुअल बेनिफिशरीज के द्वारा ही ये वाउचर रिडीम किया जा सकेगा। मेरे लिए अगर किया गया है तो मेरे द्वारा ही ये रिडीम किया जा सकेगा। ठीक है, किसी और के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। बिना किसी फिजिकल इंटरमीडिएटरी के माध्यम से जो है एंड टू एंड ट्रांजैक्शंस इसमें किया जा सकेगा। ठीक है, और अभी तक कुल मिलाकर 11 सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने e-Rupees सर्विसेज के लिए रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है ना, कितने, मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, 11
11 सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने ई रुपीज़ सर्विसेज के लिए अभी रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं, ठीक है ना। कितनी बैंकें रजिस्टर्ड हैं ये याद रखना आप लोग, 11 अभी तक के लिए, ठीक है। और अभी शुरुआत में ज़्यादातर इसका उपयोग जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स के डीबीटी के लिए किया जाएगा। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसके लिए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में भी शुरुआत में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ई रुपीज़ के लिए किसी भी कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, इन सब की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपको ई रुपीज़ के बारे में मिल गया है। चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप बताइएगा, नहीं तो ई रुपी के बारे में एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया जाएगा जहाँ पर इसको और ज़्यादा इन डेप्थ में और ज़्यादा आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ठीक है ना। और एनपीसीआई की भी यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी, तो एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिलीप एसबे जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे, किसके, एनपीसीआई के, ठीक है। दिलीप एसबे जो है वो एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टू बूस्ट द रूरल पेनिट्रेशन ऑफ सही पे, मणिपाल बिजनेस सोल्यूशन प्रमोटर ऑफ द सही पे हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच इंश्योरेंस कंपनी। सही पे की ग्रामीण पहुंच को बढ़ावा देने के लिए मणिपाल बिजनेस सोल्यूशन ये क्या है, सही पे का प्रमोटर है। इसने अभी हाल ही में किस बीमा कंपनी के साथ में भागीदारी की है, इसमें पूछा गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। रूरल इंडिया में सही पे की पहुंच बढ़ाने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और मणिपाल बिजनेस सोल्यूशन ने पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये जो मणिपाल बिजनेस सोल्यूशन है ये सही पे का प्रमोटर है, ठीक है ना। सही पे डिजिटल और फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जो सही पे की बात हो रही है ये डिजिटल और फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पर बात हुई है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसकी टैगलाइन सुरक्षा और भरोसा दोनों, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की टैगलाइन हो जाएगी। और अगर हम लोग इसके एमडी और सीईओ की बात करेंगे तो प्रकाश चंद्र कंडपाल ये जो हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड व्हिच बैंक एज द एजेंसी बैंक टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। आरबीआई ने हाल ही में सरकार से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है, बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर सी इंडसइंड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। फरवरी 2021 की अगर हम लोग बात करें तो फरवरी 2021 में आरबीआई ने प्राइवेट बैंक्स को एजेंसी बैंक के रूप में अपॉइंट करने पर बैन लगा दिया गया था, ठीक है ना। और इसके लिए जो है अभी हाल ही में रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की गई, ठीक है ना, जिसके बाद में अब इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में अपॉइंट किया जा सकेगा। फिर से सुन लो आप लोग, फरवरी 2021 में आरबीआई ने प्राइवेट बैंक को एजेंसी बैंक अपॉइंट करने पर बैन लगा दिया था, ठीक है। और इसी जो बैन लगा दिया गया था इसी के लिए एक रिवाइज गाइडलाइन अभी आरबीआई के द्वारा जारी की गई जिसमें ये बैन हटा दिया गया है। इसके बाद अब इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब इंडसइंड बैंक के माध्यम से सरकारी लेन देन हो सकेंगे। अभी तक केवल पब्लिक सेक्टर बैंकों और बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक को ही एजेंसी बैंक के रूप में अपॉइंट किया जाता था, लेकिन अब इस नए गाइडलाइंस के बाद में जो है इंडसइंड बैंक को जो है एजेंसी बैंक के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए। इंडसइंड बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है ना। पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुमंत कठपालिया इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1994 ये इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। आरबीआई हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ 50.35 lakhs ऑन हिज बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शन इश्यूड बाय द आरबीआई। आरबीआई ने हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक ये नासिक महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, ठीक है ना, ये नासिक महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, ठीक। और इसी के साथ साथ में आरबीआई ने नोएडा कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में भी दिया गया है। तो इस पर कितने का जुर्माना लगाया गया है, 3 लाख रुपए का, 3 लाख करोड़ नहीं 3 लाख रुपए का, ठीक है ना, 3 लाख रुपए का। जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के डायरेक्शन जो आरबीआई की है उसको फॉलो ना करने के लिए। नोएडा कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक पर 3 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है, ठीक है ना। बस ये लोन इसका जो जुर्माना का अमाउंट है ये आप लोग याद रखो, बैंक का नाम याद रखो, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं।
Which small finance bank has recently launched a health and wellness savings account to support medical emergencies? किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में चिकित्सा आपात स्थिति का समर्थन करने के लिए स्वास्थ्य और बचत कल्याण बचत खाता लॉन्च किया हुआ है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके तहत में जो है 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। कितने तक का? 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस इसमें मिलेगा, ठीक है ना। और 18 से लेकर 65 साल तक के लोग जो है इसके तहत में जो है मतलब इसमें अकाउंट खोल सकेंगे। कहाँ से कहाँ तक लेकर? 18 से लेकर 65 साल तक के लोग जो इसमें अकाउंट खोल सकेंगे, बस। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये सेविंग अकाउंट का नाम आप याद रखना, ठीक है ना। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक है रिसेंटली लॉन्च्ड इज सेविंग अकाउंट। ये जो सेविंग अकाउंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट, ये याद रखना आपको, ठीक। ये जो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा अभी मतलब लॉन्च किया गया। 25 लाख रुपए तक का बताना, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और 18 से लेकर 65 साल तक के लोग जो है इसमें अकाउंट खोल सकेंगे। यहाँ पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई है, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो भास्कर बाबा रामचंद्रन जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। आगे देखते हैं। Which bank has recently been honored with the Digital Banking Awards 2021 by the Banker Financial Times Publication? किस बैंक को हाल ही में द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी डीबीएस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। द बैंकर द्वारा डीबीएस बैंक को डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। द बैंकर क्या है? तो द बैंकर जो है वो एक फाइनेंशियल टाइम पब्लिकेशन है, ये ऑप्शन में क्वेश्चन में लिखा गया हुआ है। और यहाँ पर बात हुई डीबीएस बैंक की, तो डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज रिसेंटली बीइंग सैंक्शनड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स इन झारखंड? झारखंड में जलापूर्ति सुधार परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा हाल ही में कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और 112 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 112 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसकी आईएनआर में बात करें तो 831 करोड़ रुपए जो है वो इसकी आईएनआर में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। झारखंड में अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये वित्तीय सहायता दी जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का पहला अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट है ये झारखंड में। झारखंड के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का पहला अर्बन प्रोजेक्ट सेक्टर है ये, अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट है ये। और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो है वो 160 मिलियन यूएसडी की है। कितनी? 160 मिलियन यूएसडी के ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल कॉस्ट जो है 160 मिलियन यूएसडी की है, जिसमें से कि 112 मिलियन यूएसडी जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, और बाकी का 48 मिलियन यूएसडी जो है वो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, ठीक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी? तो ये 1966 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1966 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसात्सुको असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर में क्या हो गया है कि इसके हेडक्वार्टर में पिछले 1-2 वीडियोज़ में लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक ना। कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि मनीला होगा या मंडालुयांग होगा, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में कई सारे पिछले वीडियोस में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन आया हुआ था, कई सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर पर्सनली भी पूछा हुआ था। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग क्लियर करते हैं। और कहीं आप लोग नेट पर भी देखोगे तो कहीं कहीं पर मनीला लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर मंडालुयांग लिखा हुआ है, ठीक ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोनों लिखा हुआ है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो जाकर देखो आप लोग। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मनीला और मंडालुयांग दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हम लोग जैसे अपना एड्रेस बताते हैं ना, तो नियरेस्ट किसी बड़े शहर या लैंडमार्क का नाम बताते हैं, वैसे ये भी है। जैसे मैं मान लो अपना मैं एड्रेस बताऊँ, मान लो तो मैं अपना बताऊँगा ना, जैसे कि आलमबाग नियर गीतापल्ली चौराहा, हजरतगंज या लखनऊ, इस तरीके से मैं बताऊँगा। तो आलमबाग भी मैं बता रहा हूँ, गीतापल्ली चौराहा भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये जो मंडालुयांग है और ये मनीला है ये आस ही पास में है, ठीक है।
ये आसी पास में है, लैंडमार्क जैसा कुछ सीन है, इस वजह से ये दोनों चीज़ें हैं। कहीं कहीं पर बताया ना, कहीं कहीं पर मनीला लिखा रहता हुआ, कहीं कहीं पर मंडालुआंग लिखा हुआ रहता है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो दोनों लिखा हुआ है। तो आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना होगा। अगर मंडालुआंग दिया रहेगा तो आप मनीला नहीं दिया रहेगा, और मनीला दिया रहेगा तो मंडालुआंग नहीं दिया रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन आप लोगों को ऑप्शन में दिया जाए, ठीक है। और अगर मंडालुआंग दिया रहेगा तो मंडालुआंग लगा देना, मनीला दिया रहेगा तो मनीला लगा देना। वो सिनेरियो तो होगा ही नहीं कि जब दोनों ऑप्शन आप लोगों को दिया जाए, ठीक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाकर देख भी सकते हैं, खुद से जाकर देखिए, मनीला और मंडालुआंग दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। मेट्रो मनीला और मंडालुआंग दोनों लिखा हुआ है, ठीक। तो मैंने बताया कि एड्रेस क्या है, जैसे नियरेस्ट लैंडमार्क वगैरह कुछ बता दिया जाता है, इसी तरीके से सारी चीज़ें, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। सेबी हैज़ रिसेंटली अलाउड व्हिच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्ट एज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। सेबी ने हाल ही में किस प्रकार के वित्तीय संस्थान को निवेश बैंकर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। सेबी हैज़ रिसेंटली अलाउड व्हिच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्ट एज इन्वेस्टमेंट बैंकर, और इसका जो आंसर हो जाएगा पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पेमेंट्स बैंक। सेबी ने अभी हाल ही में पेमेंट्स बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम करने का परमिशन दे दिया है। याद रखना आप लोग, सेबी ने पेमेंट्स बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम करने का परमिशन दे दिया गया है, ठीक है ना। ये सभी जो हैं ये सभी अब बैंकर्स टू एन इशू यानी कि BTI, ठीक है ना, बैंकर्स टू एन इशू के रूप में काम करेंगे लोग, ठीक ना। और BTI, ठीक है ना, बैंकर्स टू एन इशू, इस तरीके से लोग काम करेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ BTI, बैंकर्स टू एन इशू, ठीक है ना। बैंकर्स टू एन इशू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेबी के द्वारा स्पेसिफाइड शेड्यूल्ड बैंक या फिर दूसरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि कॉल मनी, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी, इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पेमेंट बैंक हो जाएगा। बहुत डीप में, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेबी की यहाँ पर बात हुई है, तो सेबी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, आप लोगों को पता होगा ये। चेयरमैन अजय त्यागी जी हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करें किसके, सेबी की, तो 12 अप्रैल 1992, ठीक ना, 12 अप्रैल 1992, ठीक ना। 12 अप्रैल 1992 में सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अजय त्यागी इसके चेयरमैन हो जाएंगे। मुंबई महाराष्ट्र सेबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला देखते हैं। Which insurance provider company has become the first insurance company in India to integrate NPCI's UPI AutoPay? कौन सी बीमा प्रदाता कंपनी NPCI के UPI AutoPay को एकीकृत करने वाली भारत की पहली बीमा कंपनी बन गई है? और इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। UPI AutoPay अभी हाल ही में जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, रिकरिंग पेमेंट के लिए। जैसे कि बिजली बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, EMI पेमेंट्स होता है, इन सब के लिए अभी जुलाई में इन सब के लिए ये लॉन्च किया गया। जुलाई वाला भी हम लोगों का पेंडिंग रह रहा है, तो जुलाई वाला हम लोग जो पढ़ेंगे तो वहाँ पर UPI AutoPay के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक। अभी यहाँ पर इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, जुलाई वाला जब हम लोग पेंडिंग कवर करेंगे तो वहाँ पर UPI AutoPay के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI बैंक हो जाएगा, ठीक है। ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ICICI बैंक नहीं, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो NS कन्नन, ठीक ना, NS कन्नन जी जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। और अगर हम लोग इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें ICICI प्रूडेंशियल की, तो 2001 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या पूछा गया था, विच इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू इंटीग्रेट NPCI's UPI AutoPay। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं। नेम इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म व्हिच हैज रिसेंटली रिसीव्ड ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस फ्रॉम द RBI। भारत के पहले शिक्षा वित्त पोषण मंच का नाम बताइए जिसे हाल ही में RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ज्ञान धन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ज्ञान धन इसका आंसर हो जाएगा। और ज्ञान धन ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो है 650 करोड़ रुपए, ये अमाउंट लिख याद रखना आप लोग। ज्ञान धन ने वित्त वर्ष 2022 में 650 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया गया है, ठीक है ना, एज ए NBFC। अभी इसको जो है NBFC के रूप में लाइसेंस मिल गया है, तो एज ए NBFC ज्ञान धन जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 650 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ज्ञान धन के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली, ज्ञान धन के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके CEO की बात करेंगे तो अंकित मेहरा, ठीक ना, अंकित मेहरा जी जो है वो इसके CEO हो जाएंगे, ठीक।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान धन। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू फाइनेंस द फिश आंध्रा स्कीम। किस बैंक ने हाल ही में मछली आंध्र योजना के वित्त पोषण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। और उसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया हुआ है फिश आंध्रा स्कीम के लिए। फिश आंध्रा स्कीम के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है। इसके तहत जो भी मछुआरे होंगे और जो भी फिश रिलेटेड कंपनीज होंगी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और ये फिश आंध्रा स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ही एक पार्ट है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ही एक पार्ट है ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर, टैगलाइन और इसके एमडी सीईओ का नाम आप लोग कमेंट करके फटाफट बता दो। Who has recently been appointed as the new managing director of Life Insurance Corporation of India? हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका जो आंसर हो जाएगा मिनी आईपी। ठीक है ना, मिनी ईपे किस तरीके से आप लोग प्रोनाउंसिएट करोगे देख लेना। मिनी तो कंफर्म है, आईपी ईपे आईपे जो भी प्रोनाउंसिएट करना होगा आप लोग ये कर लेना। ठीक है, और इन्होंने विपिन आनंद जी को जो है सक्सीड किया हुआ है। ऑप्शन में देखिए विपिन आनंद जी का नाम दिया गया है। तो मिनी जी ने जो है विपिन आनंद जी को सक्सीड किया हुआ है, जो कि जुलाई में ही रिटायर हुए हैं। और वर्तमान समय में जो मिनी जी हैं वो एलआईसी में ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हैं और अब इन्हें जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। एलआईसी की यहाँ पर बात हुई है तो एलआईसी के चेयरमैन कौन हो जाएगा? एम आर कुमार। ठीक है ना, एलआईसी के चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें तो एम आर कुमार एलआईसी के चेयरमैन हो जाएंगे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला देखेंगे, व्हाट इज द टारगेटेड लोन डिसबर्समेंट अमाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्त वर्ष 21-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि का क्या है, इसमें ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 3 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए इसे कम कर दिया गया है। ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए इसे कम कर 3 ट्रिलियन कर दिया गया है। जबकि फाइनेंशियल ईयर 20-21 के दौरान, फाइनेंशियल ईयर 20-21 के दौरान ये जो है 3.21 का था, 3.21 ट्रिलियन का। ठीक है ना, 3.21 ट्रिलियन रुपीस था। ठीक है, और अब इसे जो है 3 ट्रिलियन का कर दिया गया, मतलब कि अब 3 ट्रिलियन का ऋण वितरण होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में। ठीक, व्हाट इज द टारगेटेड लोन डिसबर्समेंट अमाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो 3 ट्रिलियन हो जाएगा इसका, जिसको अभी कम कर दिया गया। पहले ये जो है 3.21 ट्रिलियन का हुआ करता था। और यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, PMMY की। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है मुद्रा। पहले तो मुद्रा का फुल फॉर्म जान लो। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो मुद्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये मुद्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा। और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी और इसके तहत में 10 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, कितने तक का? 10 लाख रुपए तक का। 10 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में प्रोवाइड किया जाता है। और इसके तहत 3 कैटेगरीज में है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में 3 कैटेगरीज में है। पहली कैटेगरी है शिशु। ठीक है ना, शिशु, इसके तहत में 50,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी है किशोर। ठीक है ना, दूसरी है किशोर, इसके तहत में 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। तीसरी है तरुण। ठीक है ना, तरुण में जो है 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। मैक्सिमम 10 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन इसके तहत प्रोवाइड किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है ना, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में 50,000 रुपये तक का, किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का, तरुण में 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। मुद्रा का फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया था। मुद्रा क्या है? मुद्रा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और अप्रैल 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक, NBFC और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग प्रोवाइड करती है ये मुद्रा। ठीक है ना, और मुद्रा की एथॉराइज कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो 1000 करोड़ रुपए इसकी एथॉराइज कैपिटल है मुद्रा की। पेडअप कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो 750 करोड़ रुपए इसकी पेडअप कैपिटल हो जाएगी। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक, चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करें तो शिवा सुब्रमण्यम रमन, मुद्रा के चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करें तो शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को बता दी गई। 3 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
हाउ मच लोन अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इंडिया फॉर द सेकेंड डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP-2? द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत को कितनी ऋण राशि प्रदान की जाएगी? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, इसमें पूछा गया है। और 250 मिलियन USD ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 250 मिलियन USD ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। INR में अगर हम लोग बात करेंगे इसकी तो लगभग 1855 करोड़ रुपए, ठीक ना, 1855 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग आर्म IBRD, वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग आर्म IBRD के द्वारा ये लोन अमाउंट दिया गया है। 13 सालों के लिए ये लोन अमाउंट दिया गया है, ठीक है ना, 13 सालों के लिए लोन दिया गया है। 6 साल का ग्रेस पीरियड इसमें दिया जाएगा, ठीक। वर्ल्ड बैंक के अंडर और कितने ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, सबके नाम आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो। अभी जून लास्ट वीक वाला जो हम लोगों ने वीडियो ने डिस्कस किया था ना, जून लास्ट वीक का जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें ये बताया गया था कि वर्ल्ड बैंक के अंदर और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, सबके नाम आप लोग बताओ फटाफट कमेंट कर, ठीक। और इस परियोजना के फर्स्ट फेज में लगभग 120 डैम, मैं लिख दे रहा हूँ, इस परियोजना के फर्स्ट फेज में लगभग 120 डैम का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया था। और अब दूसरे और तीसरे फेज में लगभग 736 डैम्स का निर्माण और जीर्णोद्धार किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक ना, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड आर मालपास ये कौन हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के? डेविड आर मालपास ये जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which organization has recently partnered with Central Warehousing Corporation to provide storage facility to farmer producer organizations FPOs? किसान उत्पादक संगठन FPO को भंडारण की सुविधा प्रदान करने के लिए हाल ही में किस संगठन ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ में भागीदारी की है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया और इसका जो आंसर हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड इसका आंसर हो जाएगा। नाबार्ड अगले 5 सालों तक सस्ते रेट्स पर FPOs को स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगला देखते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंडेड टाइम लिमिट सेट बाय द RBI फॉर बैंक्स टू इम्प्लीमेंट द रिवाइज्ड रूल्स ऑन ओपनिंग करंट अकाउंट्स? चालू खाता खोलने पर संशोधित नियमों को बैंक द्वारा लागू करने के लिए RBI द्वारा निर्धारित विस्तारित समय सीमा क्या है? ये इसमें पूछा गया है, ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर याद रखना है, ध्यान रखना, आप लोग ध्यान से सुनना है सारी चीज़ों को, ठीक ना। इसमें ये पूछा गया है कि करंट अकाउंट खोलने के लिए RBI की जो गाइडलाइंस है बैंकों के लिए, उसकी लिमिट क्या है, एक्सटेंडेड लिमिट क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज द एक्सटेंडेड टाइम लिमिट सेट बाय द RBI फॉर द बैंक्स टू इम्प्लीमेंट द रिवाइज्ड रूल्स ऑन ओपनिंग करंट अकाउंट? करंट अकाउंट खोलने के लिए जो RBI के द्वारा रिवाइज्ड रूल जारी किए गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बैंकों द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डेट है, जो टाइम लिमिट है, वो क्या है, इसमें ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर 2021, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, 30 अक्टूबर 2021, ठीक। ये डेट आप लोग याद रखना, ठीक है ना, याद रखना, मैं बोल रहा हूँ बार बार, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 3 महीने के लिए इसे बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2021 कर दिया गया है। इसके पीछे की कहानी को हम लोग समझते हैं पहले। तो RBI ने अगस्त 2020 में, फिर से सुनो आप लोग, RBI ने अगस्त 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, 21 की नहीं, RBI ने अगस्त 2020 में बैंकों द्वारा खोले जाने वाले करंट अकाउंट्स के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें ये कहा गया था कि बैंकें किसी भी ऐसे कस्टमर का करंट अकाउंट नहीं खोलेंगी जिन कस्टमर्स ने कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में बैंकों से क्रेडिट लिया हुआ है, बैंकों से लोन लिया हुआ है, ठीक है। और इसी गाइडलाइन की डेडलाइन जो है जुलाई 2021 तक की थी, जिसे अब 3 महीने तक बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2021 तक कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर 2021। अगला देखते हैं। Which organization has recently partnered with SBI Payments to introduce the e-rupee transaction feature in योनो SBI Merchant App? योनो SBI Merchant App में e-rupee लेन देन की सुविधा शुरू करने के लिए हाल ही में किस संगठन ने SBI Payments के साथ में भागीदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हिटैची पेमेंट सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी, हिटैची पेमेंट सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, किसके किसके बीच में पार्टनरशिप हुई, बस यही जान लेना है हम लोगों को। ई-रुपीज़ क्या होता है ये आप लोगों को बता ही दिया गया है पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। ई-रुपीज़ किसके द्वारा डेवलप किया गया, कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आप लोग फटाफट कमेंट कर यहाँ पर बता दो। अभी 1-2 क्वेश्चन पहले इसके बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं। RBI हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रकाश चंद्रा एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक? RBI ने हाल ही में किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रकाश चंद्र की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा RBL बैंक, ऑप्शन नंबर ए। RBL बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में प्रकाश चंद्र जी का फिर से अपॉइंटमेंट किया गया, रीअपॉइंटमेंट किया गया है।
और इसके लिए आरबीआई ने अभी इनको मतलब अभी मंजूरी दे दी है। और आरबीएल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अपनों का बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। विश्ववीर आहूजा ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करेंगे तो प्रकाश चंद्र जी हैं, ये इस क्वेश्चन में बताया गया, ये इसमें पूछा गया। और अगले 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। प्रकाश चंद्र जी का कार्यकाल आरबीएल बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अगले 3 सालों के लिए रहेगा। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फिशरीज सेक्टर विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB। मत्स्य पालन क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के साथ में भागीदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर ई। पंजाब नेशनल बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर पंजाब नेशनल बैंक का नई दिल्ली में हो जाएगा। द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है। और ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को जो है अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। एज पर द थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022 व्हाट इज द रेपो रेट? वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। वित्त वर्ष 2022 की तीसरी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार किसी भी रेट्स में भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, तो ठीक है। इसमें रेपो रेट पूछा गया, तो रेपो रेट कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3.35% हो जाएगा। कितना? 3.35% हो जाएगा। एमएसएफ की अगर हम लोग बात करेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये सब रिवाइज्ड है, ये क्वेश्चन में आएगा। एमएसएफ की अगर हम लोग एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। एमएसएफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4.25% हो जाएगा। बैंक रेट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, बैंक रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक रेट भी 4.25% हो जाएगा, ठीक है ना। सीआरआर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीआरआर का भी जो है वो कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। सीआरआर 4% हो जाएगा। एसएलआर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसएलआर कितना हो जाएगा? 18% हो जाएगा, ठीक। तो ये आरआरआर, एमएसएफ, बीआर, सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने अगस्त फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर लिया है। अगस्त सेकंड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे ही अगस्त सेकंड वीक कंप्लीट होगा आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जुलाई की भी रिकॉर्डिंग चल रही है, बहुत जल्दी आप लोगों को जुलाई की भी जो पेंडिंग वीडियोज़ हैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।